नमस्कार, मैं डॉक्टर पूनम जायसवाल, एसोसिएट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, जेडीवी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कोटा। आज हम बायोफाइटा के 8वें लेक्चर में पोरेला के स्पोरोफिटिक जनरेशन, स्पोरोफाइट और लाइफ साइकिल अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के बारे में पढ़ेंगे। अब पिछले लेक्चर में आपने देखा था 7वें सीरीज में कि मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट कैसे होते हैं, गैमेट्स कैसे बनते हैं। आज के लेक्चर से शुरू करते हैं हम फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया कैसे होती है ये आप देखिए। जो जैकेट सेल्स होते हैं, जैकेट लेयर्स एंथ्रेडियम की, वो बर्स्ट हो जाती है सबसे पहले। और इसका कारण है कि जो एंड्रोसाइट्स भरे होते हैं उसके अंदर, जैकेट सेल के अंदर स्पोरोजिनस सेल्स होते हैं, एंडोसाइट सेल्स होते हैं, वो सेल होते हैं आकार में मेटामॉर्फोसिस से ठीक पहले वो सेल होते हैं, जिसकी वजह से जैकेट लेयर्स पर प्रेशर आता है और वो बर्स्ट हो जाती है। इसी दौरान मेटामॉर्फोसिस हो चुकी होती है और बाइफ्लैजेलेटेड एंथ्रोजाइट्स बन चुके होते हैं। दीज एंथ्रोजाइट्स आर लिबरेटेड, ये फ्री हो जाते हैं और स्विम करते हुए पानी के साथ ये आर्किगोनिया तक पहुंचते हैं। अब आर्किगोनिया में जो बदलाव है वो क्या होता है, जो नेक कैनाल सेल है एंड वेंट्रल कैनाल सेल मेच्योर आर्किगोनिया की, वो डीजेनरेट हो जाती है, डिसइंटीग्रेट हो जाती है, जिसकी वजह से एक म्यूसिलेज लाइक सब्सटेंस वहां पर बन जाता है। ये म्यूसिलेज लाइक सब्सटेंस है, ये जो म्यूसिलेजनस फ्लूइड है, ये अट्रैक्ट करने का काम करता है एंथ्रोजाइट्स को। दिस ooze out of ruptured neck and attract the sperms। जो आर्किगोनिया की नेक थी वहां से बाहर आती है ये लिक्विड फ्लूइड और स्पर्म को अट्रैक्ट करती है, जिसकी वजह से लार्ज नंबर ऑफ स्पर्म्स कलेक्ट नियर द नेक, नेक के आसपास इकट्ठे हो जाते हैं बहुत सारे स्पर्म्स। लेकिन सिर्फ एक ही ऐसा होता है स्पर्म जो पास डाउन एंड फ्यूजेस विद द एग टू फॉर्म oospore। सिर्फ एक स्पर्म नेक से होता हुआ वेंटर से क्रॉस करते हुए एग तक पहुंचता है और फर्टिलाइज होते हुए होकर oospore बनाता है। अब है स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट क्या होता है, कैसे डेवलप होता है। जो oospore होते हैं यानी कि जो जाइगोट होता है वो डिप्लॉयड होता है और यही पहला सेल है स्पोरोफिटिक जनरेशन का। ये प्रक्रिया होती कैसे, द नेक ऑफ द आर्किगोनियम श्रिंक हो जाती है, जो आर्किगोनियम की नेक है वो श्रिंक हो जाती है फर्टिलाइजेशन के तुरंत बाद। जो वेंटर होता है ये बड़ा होता जाता है और आकार में बढ़ जाता है और जो एक एनवलप जैसी संरचना बनाता है जाइगोट के ऊपर, कवर जैसी संरचना बनाता है। जो जाइगोट है वो भी स्वयं इंक्रीज होता है, आकार में बड़ा होता जाता है और एक बॉल लेयर सिक्रीट करता है अपने चारों तरफ। तो इस तरह से जो यंग स्पोरोफाइट है वो 3 प्रोटेक्टिव कवरिंग से घिरा हुआ होता है। सबसे पहले कैलिप्ट्रा, सबसे अंदर की तरफ, ये जो कैलिप्ट्रा है वो आर्किगोनियम का ही पार्ट होता है जो ड्राई होकर कैलिप्ट्रा बनाती है। उसके बाहर की तरफ पेरियंथ होता है, जो वेजिटेटिव पार्ट जो प्लांट है उसका हिस्सा है, जो डॉर्सल लीव्स हैं वो पेरियंथ बनाते हैं। और उसके अंदर की तरफ होता है इन्वोल्यूसर, जो कि सबसे अंदर वाली, सबसे बाहर वाली कवर होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज डेवलपिंग स्पोरेंजियम, दिस इज यंग स्पोरेंजियम। ये जहाँ पर आर्किगोनियम प्रेजेंट थी वहीं पर फ्यूजन हुआ है और वहीं पे बनेगी। इसमें पेरियंथ दिखाई दे रहा है एंड यंग स्पोरेंजियम जो है वो इसके अंदर है। दिस इज मेच्योर, ये भी थोड़ा छोटा सा स्पोरोफाइट है, इसमें पेरियंथ है, उसके बाहर की तरफ ये इन्वोल्यूसर है और ये जो पेरियंथ है ये एक तरह से कवरिंग बनाती है स्पोरोफाइट का। स्पोरोफाइट जो है वो इसके अंदर डेवलप होता है। ये जो तीसरा स्ट्रक्चर है दिस इज मेच्योर स्पोरोफाइट, जिसमें कि डेhiscence हो चुका है। नीचे की जो संरचना है वो है पेरियंथ। जो सीटा का पार्ट है वो इलोंगेट होकर पेरियंथ से बाहर आ जाता है। दिस पार्ट इज कैप्सूल। ये कैप्सूल जब डेhiscence हो जाती हैं, फट जाती हैं, बर्स्ट हो जाती हैं, तो स्पोर एनिलेटर्स दे आर फ्री। अब डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट कैसे होता है। oospore बनने के बाद यानी जाइगोट बनने के बाद जो डेhiscence हो चुका है, स्पोरोफाइट कैसे बनेंगे। तो फर्स्ट डिवीजन इज ट्रांसवर्स। oospore में जाइगोट में जो फर्स्ट डिवीजन होता है वो ट्रांसवर्स होता है, जिसकी वजह से एक ऊपर की तरफ एपीबेसल सेल बनता है और नीचे की तरफ एक हाइपोबेसल सेल बनता है। जो हाइपोबेसल सेल है वो आगे डिवाइड नहीं होता और ये एक तरह से जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है
उसका सस्पेंसर या हॉस्टोरियम बनाता है। ये चित्र में देख सकते हैं, दिस इज जाइगोट या ओस्पोर। इसमें फर्स्ट डिवीजन है वो ट्रांसवर्स है, ऊपर की सेल इपीबेसल सेल और नीचे की सेल जो है वो हाइपोबेसल सेल। जो नीचे की सेल है दिस इज हाइपोबेसल सेल, ये डिवाइड नहीं होगी और ये अगले स्टेज में भी डिवाइड नहीं होगी, आप देख सकते हैं। और ये सस्पेंसर या हॉस्टोरिया बनाएंगी। बाकी के आगे के डिवीजन जो हैं वो इन्हीं ऊपर के सेल्स में होते हैं। सस्पेंसर का कार्य क्या है? इट इज यूज्ड टू एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम द पेरेंट प्लांट। पेरेंट प्लांट में ही लगा होता है तब अभी तक स्पोरोफाइटिक जनरेशन में, जब स्पोरोफाइट होता है, स्पोरेंजियम होता है और ये पेरेंट प्लांट से फूड एब्जॉर्ब करता है और ये एब्जॉर्प्शन का काम सस्पेंसर के द्वारा किया जाता है। अब जो ईपी बेसल सेल है, इसमें जो फर्स्ट डिवीजन है दैट इज ट्रांसवर्स और इसकी वजह से दो डॉटर सेल्स बनती हैं, वो इस चित्र में दिखाया गया है। दिस इज 1 एंड दिस इज 2, दो डॉटर सेल्स बनती हैं। इसके आगे की जो डिवीजन है वो रिपीटेड होती है, बार बार होती है, जिसमें ट्रांसवर्स और वर्टिकल दोनों तरह की डिवीजन होती हैं एट रेगुलर सीक्वेंस, जिसकी वजह से एक इरेगुलर मास ऑफ सेल्स, एक इरेगुलर मास ऑफ सेल्स जिसको एम्ब्रियो भी कहा जाता है, वो बनता है। ये आप देख सकते हैं, दिस इज इरेगुलर मास ऑफ सेल्स और इसी को सस्पेंसर के साथ इस स्ट्रक्चर को एम्ब्रियो कहा जाता है। अब क्या होता है, जो पेरिफेरल सेल्स हैं वो एम्फिथीसियम बनाती हैं, बाहर की सेल्स जो पेरिफेरी पे प्रेजेंट होती हैं, और जो इनर सेल्स हैं वो एंडोथीसियम में डिफरेंशिएट हो जाती हैं। इस तरह से एक मल्टीसेलुलर एम्ब्रियो बनने के बाद एम्फिथीसियम बाहर की तरफ और एंडोथीसियम अंदर की तरफ डिफरेंशिएट हो जाते हैं। और ये डिफरेंशिएशन होता है पेरिकाइनल डिवीजन के बाद, क्योंकि एम्फिथीसियम इज पेरिफेरल आउटर लेयर और ये डिवीजन होता है एम्ब्रियो के ऊपरी भाग में, यानी कि सस्पेंसर छोड़ के बाकी जो ऊपर के हिस्से हैं उसमें। जो एम्फिथीसियम है यानी कि कवरिंग लेयर, ये मल्टी लेयर्ड कैप्सूल वॉल बनाती है और जो एंडोथीसियम की सेल्स हैं यही एक्चुअली आर्किस्पोरिया का कार्य करती हैं, आर्किस्पोरिया में यानी कि स्पोरोजिनस टिश्यू का बनाती हैं। द आर्किस्पोरियम फॉर्म्स द स्पोरोजिनस टिश्यू, जिससे कि स्पोर्स बनेंगे। कई बार डिवाइड होने के बाद ये कई प्लेन्स में डिवाइड होती हैं और स्पोरोजिनस टिश्यू बनाती हैं। स्पोरोजिनस टिश्यू जो है एक बार कई सारे बहुत सारी संख्या में बन गए स्पोरोजिनस टिश्यू, उसके बाद ये डिफरेंशिएट हो जाते हैं दो तरह से, एक स्पोर मदर सेल और दूसरा इलेटर मदर सेल। जो स्पोर मदर सेल्स हैं उनमें मियोसिस होती है यानी कि रिडक्शन डिवीजन होता है और हैप्लॉइड संख्या में 4 हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं और ये चारों स्पोर्स जो होते हैं वो टेट्राहेड्रली अरेंज्ड होते हैं, चिपके हुए होते हैं आपस में, जिसको स्पोर टेट्राइड्स भी बोलते हैं। जबकि जो इलेटर मदर सेल्स हैं वो उसमें मियोसिस नहीं होती एंड दे फॉर्म लॉन्ग एंड नैरो इलेटर्स। ये इलेटर्स हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, इनके बारे में आपने पहले भी पढ़ा है और ये डिस्पर्सन में हेल्प करते हैं। स्ट्रक्चर कैसा होता है मैच्योर स्पोरोफाइट का? मैच्योर स्पोरोफाइट जो होता है दैट इज डिफरेंशिएटेड इनटू फूड, सीटा एंड कैप्सूल। 3 भागों में बटा होता है, फूड, सीटा एंड कैप्सूल। जो फूड होता है वो नीचे का एक्सपेंडेड बल्बस पार्ट होता है जिसको स्यूडो फूड भी कहते हैं, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिस इज फूड और ये बल्बस है और पेरेंट प्लांट के अंदर इम्बीडेड होता है, थैलस में दबा हुआ होता है। इसका कार्य है वाटर एंड फूड एब्जॉर्ब करना गैमेटोफाइट से, गैमेटोफाइट यानी कि प्लांट से। जो सीटा है इट कनेक्ट्स फूड विद द कैप्सूल, यानी कि फूड और कैप्सूल के बीच में प्रेजेंट होती है, दिस इज सीटा। तो यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है दिस इज सीटा। ये सेल्स जो हैं इसके पैरेन्काइमेटस होते हैं और इसका कार्य है कि फूड से जो फूड मटेरियल एब्जॉर्ब हो रहा है, वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है, उसको कैप्सूल के जो ग्रोइंग सेल्स हैं, स्पोरोजिनस सेल्स हैं, वहां तक पहुंचाना। It conducts food from the food to the developing spores. Third part is capsule. It is globose. ये बड़ा हिस्सा जो है this is globose. ये है कैप्सूल। Has a jacket of 2 to 6 layers. ये जो कैप्सूल होता है
2 से 6 लेयर तक के जो जैकेट सेल्स होते हैं उनसे घिरा हुआ होता है। ये के सेल जो है, ये कैप्सूल वॉल जिसको लिखी हुई है, दिस इज कैप्सूल वॉल, ये जैकेट लेयर के सेल्स हैं। इस कैप्सूल के अंदर 2 तरह के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, स्पोर मदर सेल्स एंड लेटर मदर सेल्स। जो मैच्योर कैप्सूल है दैट इज कवर्ड बाय कैलिप्ट्रा। दिस इज ऊपर की जो लेयर है, ये लेयर, दिस इज कॉल्ड कैलिप्ट्रा। दिस इज, यहाँ पर देख सकते हैं, दिस इज कैलिप्ट्रा। तो इस तरह से जो स्पोरोफाइट होता है वो 3 कवर, आपने पिछले स्लाइड में भी देखा, 3 कवरिंग प्रेजेंट होती है। सबसे अंदर की तरफ कैलिप्ट्रा, जो कि एक तरह से जो पेरेंट सेल है उसी का हिस्सा है, और उसके ऊपर की तरफ बेरियन, सबसे बाहर की तरफ इन्वोल्यूशन। The mature sporophyte is covered by calyptra। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, बाहर से दिखाई कैसे देगी, दिस इज पेरियंथ, दिस इज कैप्सूल, कैप्सूल के ऊपर एक लेयर की कवरिंग कैलिप्ट्रा, एंड दिस इज नेक ऑफ आर्किगोनियम। अब डेhiscence कैसे होता है, ये कैप्सूल डिस्पर्स कैसे होते हैं, स्पोर्स कैसे डिस्पर्स होते हैं। एक बार कैप्सूल की मेच्योर हो जाने के बाद द सीटा जो है वो इलोंगेट करता है और पुशिंग द कैप्सूल आउट ऑफ द कैलिप्ट्रा एंड पेरियंथ। सीटा इलोंगेट होने की वजह से जो कैप्सूल है वो पेरियंथ और कैलिप्ट्रा पार करते हुए बाहर निकल जाता है। आपने पिछले चित्र में देखा होगा, यहाँ पर ये कैलिप्ट्रा यहीं खत्म हो जाती है और ये कैप्सूल बाहर की तरफ दिखाई देता है। जो कैप्सूल वॉल है वो ड्राई हो जाती है और 4 लॉन्गिट्यूडिनल लाइंस होती है डेhiscence की, और इन चारों तरह से मतलब 4 वॉल्व प्रेजेंट होते हैं। इन वॉल्व के सहारे वो 4 हिस्सों में बढ़ जाती हैं, और जो इलेटर्स हैं उसके हाइग्रोस्कोपिक मूवमेंट की वजह से वो वाटर एब्जॉर्ब करते हैं और स्वेल होते हैं, फूलते हैं, जिसकी वजह से जो स्पोर्स होते हैं वो पूरे प्रेशर के साथ डिस्चार्ज हो जाते हैं, फैल जाते हैं। जो स्पोर्स हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, और ये स्पोर्स ही गैमेटोफिटिक जनरेशन का पहला सेल माना जाता है। अब स्पोर्स जर्मिनेट कैसे होते हैं? स्पोर्स इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ गैमेटोफिटिक जनरेशन। इस स्पोर्स में 3 तरह की वॉल होती हैं, जैसे कि बाकी ब्रायोफाइट्स में देखा था 2 तरह की वॉल प्रेजेंट होती हैं। आगे हम बताएंगे 3 तरह की इसमें कैसे प्रेजेंट है। 2 कंसेंट्रिक वॉल तो होती है। पहली है आउटर जो ऑर्नामेंटेड होती है, खुदरी होती है, एक्साइन कहते हैं जिसको। इनर वॉल जो कि थिन वॉल होती है, इसको इंटाइन कहते हैं। समटाइम्स कभी कभी एक थर्ड लेयर प्रेजेंट होती है जिसको पेरिनियम कहते हैं, और ये लेयर एक्साइन की बाहर की तरफ प्रेजेंट होती है। जर्मिनेशन कैसे होता है? जर्मिनेशन ऑफ स्पोर्स में टेक प्लेस व्हाइल द स्पोर्स इज स्टिल विद इन द कैप्सूल। स्पोर्स अभी कैप्सूल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तभी वो जर्मिनेशन स्पोर्स की स्टार्ट हो जाती है। जो स्पोर्स हैं वो या तो फिर सुटेबल मीडियम में जब गिरते हैं तब जाके जर्मिनेशन स्टार्ट होती है, और एक छोटी प्रोटोनीमा लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, यानी कि फिलामेंटस जो डिवीजन है, डिवीजन के बाद एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको प्रोटोनीमा कहते हैं। अब इसी प्रोटोनीमा से यंग गैमेटोफाइट डेवलप होगा। कैसे डेवलप होगा? द प्रोटोनीमा में भी सिंगल सेल, प्रोटोनीमा सिंगल सेल भी हो सकती है या फिर फिलामेंटस भी हो सकती है, फिलामेंट लाइक होती है। जो उसका टर्मिनल सेल होता है फिलामेंट का या प्रोटोनीमा का, वो डिवाइड करती है सभी डायरेक्शंस में, और इस तरह से एक मास ऑफ सेल बनाती है, मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर बन जाता है। वो यहाँ आप देख सकते हैं, दिस इज मास ऑफ सेल, मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर। वन ऑफ द सेल इन द मास फंक्शन एज द एपिकल सेल। इसमें कि एक सेल जो होती है वो एपिकल सेल की तरह काम करती है, और ये मल्टी सेलुलर थायलॉइड स्ट्रक्चर बनाती है जो कि प्राइमरी गैमेटोफाइट होता है। वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, दिस इज प्राइमरी गैमेटोफिटिक स्ट्रक्चर। दिस बॉडी प्रोड्यूसेस फोलियोज प्लांट, जिसमें कि लीव्स ऊपर की तरफ निकलती हैं, और जो राइजोइडल सेल्स होते हैं नीचे की तरफ, राइजोइड्स डेवलप फ्रॉम द लोअर साइड ऑफ द मल्टीसेलुलर थाइलस। जो मल्टीसेलुलर थाइलस पहले बना था, यहाँ पर इसके लोअर साइड में जो कुछ सेल्स होती हैं ये यूनिसेलुलर राइजोइड्स बनाती हैं, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इस तरह से ये डेवलप होकर ऊपर की तरफ के जो सेल्स हैं यहाँ पर लीफ स्टेम स्ट्रक्चर बनाएंगे, और नीचे की साइड में ये राइजोइड्स बनाएंगे,
और डेवलप होकर पूरा यंग मेच्योर गैमेटोफाइट बनाएंगे। नाउ लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल में आप देख सकते हैं यहाँ पर दिस इज मेल गैमेटोफिटिक प्लांट जिसमें मेल गैमेटोफाइट प्रेजेंट है एंथेरिडियम, एंड दिस इज फीमेल गैमेटोफिटिक प्लांट जिसमें फीमेल गैमेटोफाइट प्रेजेंट है एंथेरिडियम, आर्किगोनियम। दिस इज एंथेरिडियम जहां से स्पर्म बनेंगे, एंड दिस इज आर्किगोनियम जहां पर एग प्रेजेंट है यहाँ वेटर के अंदर। इन दोनों के फ्यूजन के बाद सबसे पहले जाइगोट बना। ये जाइगोट डिवीजन के बाद डायाड एम्ब्रो, उसके बाद मल्टीसेलुलर यंग एम्ब्रियो बनाता है। जो नीचे की सेल्स थी ये सस्पेंसर की तरह कार्य करती है जो हॉस्टोरियल होती है। ये आगे जाकर स्पोरोफाइट बनाएगा जिसके अंदर दिस इज फूट, ये है सीटा, अपर पार्ट इज कैप्सूल। कैप्सूल के अंदर ये राउंडेड स्पोर्स प्रेजेंट होंगे। स्पोर मदर सेल प्रेजेंट है, लेटर्स मदर सेल प्रेजेंट है। स्पोर मदर सेल जो प्रेजेंट है वो डिवाइड होंगे, मियोसिस यहाँ पर होगी और ये स्पोर टेट्राइड बनाएंगे। हैप्लॉइड स्पोर्स बनाएंगे जो टेट्राहेड्रल फॉर्म में अरेंज होंगी जिसको स्पोर टेट्राइड्स भी कहते हैं। ये स्पोर्स इंडिविजुअली जर्मिनेट होते हैं, अलग अलग जर्मिनेट होते हैं और लगभग 50% ऑफ द स्पोर्स होते हैं वो फीमेल थैलस बनाते हैं और 50% ऑफ द स्पोर्स जो होते हैं वो मेल थैलस बनाते हैं, गैमेटोफिटिक थैलस बनाते हैं। तो आप देखिए जो रेड कलर की लाइन है ये डिवाइड करती है डिप्लॉयड एंड हैप्लॉयड, जो लाइफ साइकिल का जो पार्ट है उसको अलग अलग करती है। जो इधर का पार्ट है दैट इज गैमेटोफिटिक यानी कि एन, और जो इधर का पार्ट है रेड लाइन के दाहिने साइड दैट इज 2n यानी कि डिप्लॉयड फेज के। तो इस तरह से अगर हम इसको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन किस तरह से होता है इसको हम देखें डायग्रामेटिकली तो वो हमें यहाँ दिखाई दे सकता है। ये रेड कलर की जो लाइन है ये डिवाइड करती है, नीचे के स्टेजेस हैं डिप्लॉयड है 2n स्पोरोफिटिक फेज, ऊपर के जो स्टेजेस हैं वो m1n यानी कि हैप्लॉयड। इसको गैमेटोफाइट बोलते हैं, दैट इज इंडिपेंडेंट होती है क्योंकि ये प्लांट है। इसमें प्लांट फीमेल एंड मेल वो बनाएंगे एंथेरिडियम एंड आर्किगोनियम, आर्किगोनियम से एग, एंथेरिडियम से स्पर्म। फ्यूजन होने के बाद फर्टिलाइजेशन के बाद ये ओस्पोर एंड दिस इज 2n, यहाँ से शुरू हो जाता है 2n स्टेज। ये डेवलप होकर बनाएंगे स्पोरेंजियम, इसको स्पोरोफाइट भी कहते हैं, स्पोरोफिटिक जनरेशन भी कहते हैं। इसमें स्पोर मदर सेल्स प्रेजेंट होंगे, यहाँ तक स्टेज है डिप्लॉयड 2n। इनमें जो मियोसिस होगी उसके बाद बनेंगे स्पोर्स जो हैप्लॉयड होंगे एंड 50% ऑफ स्पोर्स जो मेल प्लांट बनाएंगे और 50% ऑफ स्पोर्स फीमेल प्लांट बनाएंगे। और ये प्रक्रिया एक प्रोटोनीमा जो मध्य में आता है उसके द्वारा से होते हुए जाती है, मतलब स्पोर जनरेट होकर प्रोटोनीमा जैसी संरचना बनाते हैं। ये प्रोटोनीमा बाद में मल्टीसेलुलर हो जाती है और आगे गैमेटोफिटिक थैलस बनाती है। धन्यवाद, आशा करती हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। आप हमारा ये YouTube चैनल है इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और आगे के लेक्चर्स देख सकते हैं। आज की सीरीज में हम ब्रायोफाइटा के 9th पार्ट में एंथोसिरोस के बारे में पढ़ेंगे। पहले लेक्चर में इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। धन्यवाद।